न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में। दरअसल कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए थे, उनसे कुछ बाइट भी लेनी है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो एक बड़ा अजीब और बड़ा रोचक सा मामला मेरे सामने आया, जिसने मुझे थोड़ा सा सोचने पर भी विवश किया और बड़ा आश्चर्य भी मुझे हुआ। एक व्यक्ति अपनी बच्ची के साथ में 3 दिन से यहाँ कलेक्ट्रेट में मौजूद है और अपनी जिंदा होने का सबूत देने के बावजूद भी वो अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। दरअसल उसके भाई बंधुओं ने, जो उसके परिवार के लोग थे, उन्होंने उसे मृत बता करके और उसकी जमीन जो है, उसकी संपत्ति जो है वो अपने नाम करवा ली। और ताज्जुब की बात तो यह है कि पटवारी ने भी बिना जांच पड़ताल किए उन भाई बंधुओं के नाम से नामांकन खोल दिया, जबकि वो शख्स जीवित है। जब वो व्यक्ति आया तब उसे पता लगा कि पीछे से इतना बड़ा कांड हो गया, मेरी जमीन, मेरी संपत्ति हड़प ली गई है और मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। अब वो यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तक लगा दी है। क्या कुछ इस घटनाक्रम में हुआ है वो जानने का उससे प्रयास करेंगे और किस तरह वो संघर्ष कर रहा है वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो उस व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और ये मेरे साथ है। अपना नाम बताओ पहले। सर रामरूप मीणा है। रामरूप भाई, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम माचड़ी, टोडा भीम, तहसील टोडा भीम, जिला करौली। ये मामला है क्या और इसमें घटनाक्रम हुआ क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से अपना नाम बता दो। और ये कह देता हूं मैं अच्छी तरीके से, ये व्यक्ति जीवित है। ये व्यक्ति जीवित है और जो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और सारी चीजें आप बता रहा है, एक बार फिर से रिपीट करो। रामरूप मीणा, स्नोप रमसी मीणा, ग्राम माचड़ी के रहने वाला हूँ, तहसील टोडा भीम है, जिला गंगापुर प्रेजेंट में लग रही है सर मेरी। रमसी मीणा सर। अच्छा, आपके पिता की मौत कब हुई? 2013 में हुई थी सर। 2013 में जब आपके पिता की, आप अकेले ही हैं अपने पिता के? जी सर। और कोई संतान नहीं है? नहीं सर। कोई बेटी वगैरह? नहीं सर। नहीं है। आप जब 2013 में आपके पिता की मौत हुई, उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं 2012 में मेरे 379 का केस लग गया था, उसमें मैं जेल चले गया था सन 2012 में। चोरी का एक केस लगा और आप जेल चले गए? जेल चले गए। कौन सी जेल में थे? मैं सेंट्रल जेल घाट गेट अपने जयपुर में सर, उसमें रिहा था। पिता की मौत जब हुई तब आपको बुलाया तो गया होगा दाह संस्कार के वगैरह? पास में कोई खबर नहीं पहुंचाई किसी ने सर। आपको पता ही नहीं चला? नहीं सर, किसी ने खबर नहीं पहुंचाई मेरे। ठीक है। कितने साल की सजा हुई थी? सर उसमें मैं 4 साल रह के आऊँ। 4 साल रह के आए। 4 साल सजा काटने के बाद में फिर कहाँ पहुंचे आप? सर मैं गांव आया था। गांव आने के बाद में क्या पता लगा? उस वक्त गांव में कौन था? गांव में आया था तो चाचा को लड़कों से मैंने पूछा, भाई मन की मेरी जमीन मकान मन की मेरे को दो, तो मेरे को बोला कि दे देंगे तेरे को। तो गांव वालों को पता लगा, गांव वालों ने बोला कि तू जिंदा है। मन की मैं मरा कब था, मैं तो जेल में था। तो उन्होंने बोला कि हमारे से तो बोला कि ये तो मर गया। तो उनको सरपंचों ने, इन्होंने सबने साइन कर दिए और मतलब तेरी जमीन है ना सब इनके नाम करवा ली। मन की ये क्यों करवा, मन की मैं तो जिंदा हूँ। तो उन्होंने बोला है कि अब तो आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन रामरूप भाई ये भी तो नहीं होता ना कि आप जेल में हैं, क्या इसका किसी को पता नहीं था? सर किसी को, गांव वाले लोगों को तो किसी को पता नहीं। कारण? अब सर मैं क्या है कि पहले मामाओं के पास में रहता था। बचपन से नहीं, 5-6 साल में माँ के साथ, मेरी माँ का है दूसरी जगह चली गई थी, तो 7 साल के माँ के साथ चले गया था। तो माँ के साथ चले गया तो मैं 4-4 क्लास तक मैं ग्राम कुंडला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर, वहाँ पे पढ़ा भी था। तब मेरे को पता नहीं था। तो मेरे माँ बाप, वॉइस आ रही है ना लोगों के पास? हाँ, वॉइस से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। फिर जो मेरे माँ बाप वहाँ पे, अब मेरे क्या पता मेरे बाप कौन है, तो उन्होंने क्या है कि महान राम नारायण नाम लिख दिया। तो अब जो मेरे जो चाचा के लड़के, उन्होंने ये जिद करके बैठे कि तेरा जन्म कुंडला का है। तो मैंने एक ही चीज की जिद करा कि सर मेरे 4th क्लास तक वहाँ पढ़ा था, मैं छोटा सा था, माँ बापों ने जो नाम लिखवा दिया। मुझे जब हकीकत का पता लगा कि तेरा गाँव आया, तो मैं आया था सन 2004 में। सन 2004 में आया तो मेरे को मारने के लिए मतलब लाठी बरछे लेके आए थे मेरे चाचा के जितने भी लड़के बहू भतीजे सारे ही। फिर गांव वालों ने बचाया था मेरे। उसके बाद मैंने 20 की पंचायत जुड़वाई थी गांव में ही। वो पंचनामा मेरे पास में आज भी पड़ा है मौजूद में। तो गांव। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब वहां से आए आप और जेल में आने के बाद में फिर आपको पता लगा कि साहब मेरी जो जमीन है वो मेरे को मृत घोषित करवा के, फिर आपने पटवारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात नहीं की? पटवारी से की थी ना सर। पटवारी ने फिर मेरे नामांतरण की कॉपी निकाल के दी थी। तो पटवारी ने बोला कि बेटा तेरा, कैमरे में थोड़ा सा आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी एक बार दिखा दें। तो उस समय पटवारी ने क्या कहा था? पटवारी ने ये बोला है कि इसमें सारे जेल जा रहे, ये जो तेरे हक की जो जमीन है ना। नहीं, आपने पटवारी से ये नहीं पूछा? ये तो चलो अभी जो वर्तमान पटवारी है उसने कहा होगा। हाँ। लेकिन पूर्व पटवारी ने भी अगर नामांतरण खोला है तो किस एविडेंस के आधार पर नामांकन खोल दिया, जबकि आप जिंदा हैं? और उसको ये कह दिया कि ये तो मृत है और उसी आधार पर उसने खोल दिया।
सर अब मेरे को इस चीज का बताया नहीं उन्होंने कि भाई किस आधार पे खोला है। तो उन्होंने क्या है कि उस आधार पे खोल दिए कि गांव वालों ने साइन कर दिए और गांव वालों ने भी सहमति दे दी, तो अब वो तो खुलेगा ही खुलेगा जी, भाई वो तो मर गया, तो इस आधार पे खुल ग्राम पंचायत ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था कि आपके मरने का। अब सर ये तो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है ना आपका, मृत कैसे घोषित कर दिया? तो वो तो अब वहाँ पे सरकार बताएगी कोई ना। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा एक बात मुझे बताइए, शादी हो गई आपकी? हाँ सर। कब हुई थी शादी? सर मैं सन 2016 में आया था, उसके बाद में 17 में मैंने कर ली थी। 2017 में आपकी शादी हो गई जी। अब आप गांव में उसी घर में रहते हैं? नहीं सर, मेरे को रहने नहीं देते वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो और आपके बीवी बच्चे कहाँ रह रहे सर मैं जयपुर में रेंट से रह रहा हूँ, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके रह रहा हूँ। और फिर FIR दर्ज आपने किसके खिलाफ करवाई थी? मेरे चाचा का लड़का हो गया। कब करवाई थी? सर मैंने ये अभी इसको 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए जी। पुलिस ने क्या जांच की, क्या तफ्तीश की इसमें? पुलिस ने एक ब्रजेश मीणा है, वो मेरे को जब जाता हूँ मेरे को धमकाता है, तुरंत यही बोलता है कि तेरे को न्याय से कोई हक नहीं मिलने वाला है। तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, मेरे कौन से कागज गलत है आप ये देख लो। मैंने हर चीज मैंने आपने FIR में क्या लिखवाया था? धोखाधड़ी का और धोखाधड़ी का 424 मतलब कि मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है, मेरे जमीन मकान, हाँ मकान दुकान सब कुछ धोखाधड़ी करी है, तो उसका मैंने करवाया था। फिर तो अब आगे इन्होंने से मैंने ये कहती साहब मेरी कार्रवाई करिए, तो चालान पेश नहीं करे। चालान पेश करने की जगह उन्होंने तो मेरी फाइल ही बंद कर दी। चलो थोड़ा सा इधर चलते हैं, मुझे थोड़ी सामने धूप ले यहाँ ज्यादा लग रही है। जी सर, जो मेरा चाचा का लड़का है राम रेखे, जो लड़के है कैलाश, प्रहलाद, मुकेश और राजेश और मोरबाई, तो पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं की सर। अब आप कह रहे हो पुलिस ने इसमें FIR लगा दी? जी सर। किस आधार पर, क्या कहा पुलिस ने FIR में? अब सर मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास में आया तो ISP साहब ने बोला कि तेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पूरे खराब है, मतलब फर्जी है तेरे डॉक्यूमेंट्स। तो सर फर्जी है तो मेरे को जेल में बंद कर दो, मैं ये मतलब कि जो फर्जी हूँ तो मेरे को बंद कर दो, मैं क्यों भटकता हूँ? कागज फर्जी हो सकते हैं साहब, लेकिन जो जीता जागता आदमी सामने खड़ा है वो फर्जी थोड़ी हो सकता है। जो आदमी जिंदा है वो अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपनी सारी चीजें जब बता रहा है, वो आदमी तो फर्जी नहीं हो सकता ना। कागज जरूर झूठे हो सकते हैं। खैर उसके बाद में अब आप ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई लड़ रहे हो जी सर, तो अब इसमें आपको अभी तक क्या यहाँ से जो है मिली है आश्वासन? यहाँ से आश्वासन ये मिला कि न्याय का तो तुम्हारे को कोई मैटर नहीं है, आप जाओ वापसी न्याय से कोर्ट में, तुम्हारे कोर्ट में लड़ाई करो। अब साहब न्याय से कलेक्टर साहब भी बोलेंगे तो क्यों नहीं हो सकता ये मेरा काम? नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए अभी आप और भी लोग आपको ये सलाह दे रहे थे, अगर कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ये मानना है कि अब अगर आपको लग रहा है कि FIR गलत लगाई है तो आपके पास हक है, आप उस FIR को रीओपन करवा सकते हैं अदालत के माध्यम से कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस पुलिस जांच से और इसको दोबारा से आप खुलवाएं। तो बिल्कुल खोलना पड़ेगा, आपके पास में बहुत सारे सबूत हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तो जितने लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया वो सब कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे। आप भरोसा रखें और कानून पर भी विश्वास रखें, लेकिन आपको अपनी लड़ाई जो है ना वो लीगली लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा चौंकाने वाला था। कई बार इस तरह की जो कहानियां है ना, ये बड़ी फिल्मी सी लगती है ना, कि एक व्यक्ति जेल में चला गया और पीछे से उसके भाई बंधुओं ने मिल करके और उसको मृत घोषित कर दिया, जिसमें सरपंच भी शामिल हैं, तो इसमें पटवारी भी शामिल हैं। पुलिस ने हो सकता है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर FIR लगा दी हो, लेकिन अब वापस ये मामला रीओपन हो तब पार पड़े। और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है, क्या नाम है आपका? ओके, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कहाँ पे? जयपुर में? तो ओके, तो यहाँ पापा के साथ कब से हो, कितने दिन से हो तुम यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। तो ये मासूम सी जो बेटी है ये उन्हीं के साथ है और ये कह रहे थे कि साहब मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा यही कहना है कि इंसाफ की लड़ाई इंसाफ से लड़ी जाए तो बेहतर होगा और इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन हताश भी नहीं होना चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए। और आज पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके साथ हैं, कल शायद उनके फेवर में कहानी थी, आज कहानी इनके फेवर में है। अगर ये लड़ेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।